जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारे पास जो टॉपिक आ गया डेट इज फिब्राइल सीजर्स। इसके नेम से ही जाहिर हो गया, फिब्राइल इट मींस के पेशेंट को जो है वो बुखार हो रहा है, बच्चे को बुखार हो रहा है और उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो सीजर्स डेवलप कर रहे होते हैं। अब मोस्टली जो फिब्राइल सीजर्स हो रहे होते हैं वो 6 मंथ से लेके 5 साल के बच्चों को हो रहे होते हैं। आपका जो प्ले वाला लिखता है वो लिखता है 6 मंथ से लेके 6 साल वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर मेनली फिब्राइल सीजर्स हो रहे होते हैं। इट मीन्स के वो जो है वो बच्चा उसको बुखार होगा, अचानक से जो है वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा और उसके अंदर सीजर्स जो है वो डेवलप कर जाते होते हैं। अब कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर फेब्राइल सीजर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? एक तो आपको पता लग गया इस एज के बच्चे। दूसरी बात ये कि उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, मींस कि उसकी फैमिली में जो दूसरे बच्चे हैं ना, उसके जो दूसरे बहन भाई हैं उनको भी फिब्राइल सीजर्स डेवलप किए हो, तो इसके अंदर जो है वो रिस्क ज्यादा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैमिली हिस्ट्री मैटर कर रही होती है फिब्राइल सीजर्स के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात ये कि बॉडी के टेम्परेचर का बड़ी जल्दी इंक्रीज हो जाना। और दूसरी बात ये कि ये रीअकर काफी ज्यादा करते होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे यहाँ से एमसीक्यू आया हुआ है प्लेब के अंदर कि अगर एक पेशेंट है और उसको फिब्राइल सीजर जो है वो डेवलप किए हैं, ये अभी हम आगे इसकी दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक सिंपल होता है, कम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि सिंपल फिब्राइल सीजर जो है वो डेवलप किए हैं, तो इसकी क्या प्रोग्नोसिस होगी, मतलब उसकी माँ पूछती है कि क्या उसको दोबारा हो सकते हैं, तो आपने कहना है जी हो सकते हैं। और इसके तकरीबन जो है वो 30 से 40% चांसेस हैं कि इस बच्चे के अंदर दोबारा ये जो सीजर है वो डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें आपने ज्यादा परेशान नहीं होना था। तो खैर अगर हम फेब्राइल सीजर की बात करें तो इसमें मेनली एक तो हिस्ट्री के अंदर यही होगा कि वो वाला जो बच्चा होगा उसको अचानक से जो काफी ज्यादा बुखार हो गया होगा। अब इसमें आपके पास ये वाले जो सीजर्स होते हैं इसको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कह रहे हैं सिंपल सीजर्स और दूसरे को हम कह रहे हैं कम्प्लेक्स सीजर्स। अब देखिए जो सिंपल सीजर्स होते हैं ना, ये इतने ज्यादा परेशान कौन नहीं होते। ये उस बच्चे को सीजर्स जो है वो होंगे, झटके होंगे और वो जस्ट 15 मिनट से जो है वो कम रहेंगे और उसमें वो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे होंगे। ये नहीं कि जस्ट कोई बॉडी का एक पार्ट जो है वो फड़फड़ाना स्टार्ट कर देगा, उसकी पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो इनको हम क्या कह रहे होते हैं, इनको हम जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो है वो कह रहे होते हैं। अब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स जो है वो क्या होते हैं, ये मे भी आप लोगों ने देखा हो या मे भी आप लोगों ने ना देखा हो कि वो वाला जो बच्चा होगा ना अचानक से उसकी पूरी बॉडी एक दफा स्टिफ हो जाएगी। ये देखिए आप लोगों को एमसीक्यूज के अंदर वो हलवा बना के नहीं देगा कि लिख देगा जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, वो आपको कहेगा कि एक बच्चा है उसको बुखार हुआ और उसको अचानक से एक दफा उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती थी, देन बॉडी की जर्किंग स्टार्ट हो जाती थी। तो वो जो बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टॉनिक, मींस के मसल जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट कर रही है। देन क्या है कि अचानक से मसल जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स कर जाते हैं और फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्लॉनिक फेज ऑफ द सीजर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर मिल रहे हो एक बच्चे के अंदर और वो 15 मिनट से जो है वो कम रह रहे हो और 24 घंटे के अंदर जस्ट एक दफा ही वो सीजर जो है वो आए। ये ना हो गया फॉर एग्जाम्पल बार बार उसको आ रहे हो, 24 घंटे के अंदर जस्ट एक दफा ही आए और बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इस केस में आपने समझ जाना है कि ये वाला जो बच्चा है इसको सिंपल सीजर जो है वो डेवलप किए हैं। लेकिन अगर क्या हो कि अगर कोई बच्चा है और उसको जो सीजर आए तो वो 15 मिनट से ज्यादा रहे और वो वाला जो सीजर है वो फोकल सीजर हो। अब देखिए जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर के दरमियान में क्या फर्क है। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों का पूरा ब्रेन है और इसके ये दो हेमिस्फीयर है, तो अगर क्या होगा कि पूरे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खराब हुई पड़ी है और इसकी वजह से सीजर्स डेवलप कर रहे हैं तो पूरी बॉडी फड़फड़ाएगी, तो इसका हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड सीजर। और अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई जस्ट एक, फॉर एग्जांपल ये हेमिस्फीयर का जस्ट एक पार्ट जो है वो खराब हुआ पड़ा है और वहां से जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और आपकी बॉडी का कोई जस्ट एक पार्ट जो है वो उसका सीजर डेवलप हुआ पड़ा है, तो इसको हम फोकल सीजर कहते होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रख लेना कि जो कम्प्लेक्स सीजर होते हैं वो जनरलाइज्ड नहीं होते। एक तो ये कि ये 15 मिनट से ज्यादा रहेंगे, दूसरी बात ये कि ये फोकल होंगे और दूसरी बात ये कि हमने जब सिंपल की बात की थी तो वो कहा था कि 24 घंटे में जस्ट एक दफा होते हैं, तो ये 24 घंटे में एक से ज्यादा दफा जो है वो हो सकते होते हैं और इसमें बॉडी के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंक्रीज होना लाजमी शर्त नहीं है। तो इसमें वो जो बच्चा होगा उसको मोस्टली पहले ना काफी दिनों से जो है वो थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा होगा और देन क्या है कि एक दिन जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर जो है वो डेवलप हो गए होंगे, ठीक है, और वो सीवियर जो है वो 15 मिनट से ज्यादा रहता होगा, तो आपने समझ आना है कि डेट इज मोस्ट प्रोबेबली कम्प्लेक्स सीवियर। तो ये आपको इनकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए बिकॉज दोनों की जो ट्रीटमेंट है वो अलहदा है। अगर हम बात करें ना सिंपल सीवियर की, तो इसकी ट्रीटमेंट के अंदर सिंपल आ जाता है कि आपने वो वाला जो बच्चा है उसको एंटीपायरेटिक्स देने देने होते हैं, मींस के लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो पैराडोल होती है, पैरासीटामोल होती है, जिसको हम एसिटामाइनोफिन भी कहते होते हैं, तो आपने एसिटामाइनोफिन दे देनी होती है और साथ में रीएश्योरेंस होती है कि आपने कहना है कि चलें भाई ये इतनी ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, ये हो जाता होता है, ठीक है। तो आपने जस्ट जो है वो ये एंटीपायरेटिक्स देनी होती है। तो ये यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ है तो आपने इसको सिंपल नहीं ले लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारा
हमारा क्या होता है कि हम एंटीपायरेटिक दे रहे होते हैं, पैराडोल पैरासीटामोल दे रहे होते हैं, और साथ में जो है वो रीएश्योरेंस होती है। तो आपको पता है कि बुखार को कम करने के लिए कुछ लोग एस्पिरिन भी यूज करते हैं, लेकिन हमें पता है, हम अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि बच्चों के अंदर हम एस्पिरिन का यूज नहीं करते होते, बिकॉज अगर बच्चों के अंदर हम एस्पिरिन यूज करेंगे तो उसमें रिस्क होता है कि उसके अंदर राय सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाए। राय सिंड्रोम हमने जीएटी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिसमें आप लोगों को इंसेफेलोपैथी हो सकती है, लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस वजह से हम उन लोगों को एस्पिरिन नहीं दे रहे होते, हाँ उसको हम जो है वो पैनाडोल दे रहे होते हैं। और बाकी हम देखेंगे कि उसका जो फीवर होने का काज क्या बना था, तो आपने वो जो अंडरलाइन काज होता है उसको भी ट्रीट करना होता है। अब ये वाले जो सिंपल सीजर्स हैं ये इतने ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, इसमें ना तो आपका ब्रेन इतना ज्यादा डैमेज होगा, ना कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होगी, और ये ऐसा इतने ज्यादा रिएक्टर भी नहीं करते होते, और इसमें एपिलिप्सी होने के जो चांसेस हैं वो भी बड़े कम होते हैं। अब मैं ना थोड़ा सा आप लोगों की कुछ टर्म्स के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। एक टर्म है एपिलिप्सी, दूसरी टर्म है आप लोगों का जनाब सीजर, ठीक है, और तीसरी टर्म होती है एरिथमियाज। इन पे मैं आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट बनाना चाहूंगा। अब देखें, अगर क्या है ये सारी ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के ही रिलेटेड है। एपिलिप्सी होती है कि अगर क्या हो कि आप लोगों की ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खराब हो जाए, ठीक है, और बार बार बंदे को जो है वो सीरियस हो रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एपिलिप्सी कहेंगे कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो खराब हो गया, और इसकी वजह से वो वाला जो बच्चा है, वो वाला जो पर्सन है, उसको बार बार सीरियस हो रहे हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, मतलब हमारे स्कूल में तो ऐसे होता था कि अचानक से एक बच्चा जनाब असेंबली में खड़ा होता था, कोई भी मसला नहीं उसको होता था, और अचानक से वो जो है वो फड़फड़ाना शुरू कर देता था, उसके अंदर सीरियस जो है वो डेवलप हो जाते होते थे। तो वो होते हैं एपिलिप्सी, जिसको हम कहते हैं मिर्गी के दौरे पड़ना, कि कोई उसको बुखार नहीं था, कोई भी और मसला नहीं था, लेकिन क्या है कि उसके अंदर क्या हो गया, सीरियस डेवलप हो गए, और उसको मतलब अक्सर ये मसला हो जाता था, मींस के वो रिकरेंट अनप्रोवोक्ड जो सीजर्स होते हैं उनको हम एपिलिप्सी कहते होते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है वर्टी सीजर। सीजर हम सिंपली कहते हैं कि आप लोगों को कोई भी एक अचानक से क्या हो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो खराब हो जाए, तो वो जो सिंगल इवेंट होता है ना, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, सीजर कह रहे होते हैं, कि अचानक से थोड़ा बहुत ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो खराब हो जाए, तो इसको हमने सीजर कह दिया। अगर वो बार बार खराब हो गई हो तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं, उसको हम एपिलिप्सी जो है वो कह रहे होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब हो जाए तो इसको हम एरिथमियाज जो है वो कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मामला जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के ही हैं। तो खैर होप तो आपका ये कंसेप्ट हो गया होगा। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी को अगर सिंपल फॉर एग्जांपल सिंपल सीजर्स है ना, तो इसमें एपिलिप्सी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती, हम जस्ट जो है वो पैनाडोल से ही काम चला रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ना कम्प्लेक्स सीजर्स की, तो इसमें जरा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें एपिलिप्सी होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते होते हैं, हम उस वो वाला जो बच्चा होता है उसके सीजर्स को जरा अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, हम उसको जो है वो एंटी कन्वल्सेंट थेरापी दे रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ से एमसीक्यू आया हुआ है, वो आपको कहेगा कि एक बच्चा है और उसको जनाब ये एनआरई का मेरे ख्याल में ये वाला जो एग्जाम था इसी में एमसीक्यू आया हुआ था कि एक बच्चा है और उसको जनाब दूसरा सीजर्स जो है वो डेवलप हुए पड़े हैं, ठीक है, और उसको जो है वो कम्प्लेक्स सीजर्स हैं, तो बताएं आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो उसमें पैनाडोल भी होगा और साथ में जो है वो आप लोगों की डाइजीपाम और फिनोबार्बिटल भी होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपने डाइजीपाम या फिनोबार्बिटल को सिलेक्ट करना है। अगर सिंपल सीजर्स होंगे तो असीटामाइनोफिन मींस के पैनाडोल को सिलेक्ट करना है, और अगर कम्प्लेक्स सीजर्स होंगे तो उस केस के अंदर आप लोगों ने डाइजीपाम या फिनोबार्बिटल को जो है वो सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसमें ट्रीटमेंट का जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसी वजह से डायग्नोज करना भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनके रीअक्रेंस के चांसेस जो है वो 30 से 40% होते हैं, ये भी एमसीक्यू जो है वो आया हुआ है। अब बात यह है कि हम डायग्नोसिस